हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर्स ग्लोरी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज का सेकंड पार्ट। हमने कल पॉलिटिकल पार्टीज का फर्स्ट हाफ किया था, आज हम पॉलिटिकल पार्टीज का सेकंड हाफ कर रहे हैं। ओके, तो कल हमने पढ़ लिया कि पॉलिटिकल पार्टीज का मीनिंग क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, कितने पॉलिटिकल पार्टीज हमको चाहिए, जरूरी होने चाहिए। ये 4 टॉपिक हमने कर लिए। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, विच इज national political parties, state political parties, the challenges faced by political parties and reforms to be made in political system. ओके तो पहला हमारा टॉपिक आ जाता है नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। अब हम नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज से वो भी पढ़ने से पहले हम अपना एक टॉपिक ले लेते हैं वो है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन होता क्या है? इलेक्शन कमीशन कुछ और नहीं बल्कि एक ऑटोनॉमस बॉडी है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो किसी के भी प्रेशर से फ्रीड है, वो किसी के प्रेशर में नहीं आती। किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल है? इलेक्शंस प्रोसेसेस को हेल्ड करने के लिए। वो अलग अलग जगह पे, अलग अलग लेवल पे जो इलेक्शंस होते हैं वो इसी के बेसिस पे होते हैं। इलेक्शन कमीशन वो सारे प्रोसेसेस को देखता है, वो सारे प्रोसेसेस चलाता है। हर जगह पे जो इलेक्शंस होते हैं इसमें मेन काम किसका है? इलेक्शन कमीशन का काम है। ओके, आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। 2 तरह की पार्टीज होती है। कितनी पार्टीज? 2 तरह की पार्टीज होती है। एक होती है रजिस्टर्ड पार्टी एंड एक होती है रिकॉग्नाइज्ड पार्टी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी रजिस्टर्ड पार्टी। रजिस्टर्ड पार्टी होती क्या है? रजिस्टर्ड पार्टी होने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं। अब वो कंडीशंस क्या है? जब भी एक ग्रुप साथ में आते हैं, काफ़ी लोग जब साथ में आ जाते हैं तो वो ग्रुप बन जाता है। वो ग्रुप बनेगा और उनको अगर वो पॉलिटिकल पार्टी एज अ पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करवाना है, अगर उनको पहचान चाहिए कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो उनको क्या करना पड़ेगा? उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर होना पड़ेगा। दे विल हैव टू गो ओवर देयर, दे विल हैव टू पुट देयर नेम, राइट देयर नेम, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, ये सारी चीज़ें उनको इन्फॉर्मेशन वहाँ पे देना होगा एंड देन दे विल बी नोन एज अ रजिस्टर्ड पार्टी। जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं हो जाते तब तक यू विल नॉट बी अ पॉलिटिकल पार्टी। इलेक्शन कमीशन विल से वी डोंट नो विच पार्टी यू आर। आप हमारे पार्टी से रजिस्टर्ड नहीं हो, सो आप इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ओके, अभी हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज क्या होती है वो अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में पता चलेगा। अपनी कंट्री में, हर वर्ल्ड में काफ़ी सारी कंट्रीज है, ठीक है। हर कंट्री में अपनी अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी होती है जो पूरी दुनिया जानती है। हर एक कंट्री में अपनी अपनी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज होती है जो वर्ल्ड वाइड जानी जाती है। वैसे ही इंडिया में ले लो, इंडिया में वर्ल्ड वाइड नहीं, इंडिया में कंट्री वाइड कुछ पार्टीज है जो सब लोग जानते हैं। नेशन वाइड वो पॉलिटिकल पार्टीज फैली हुई है, उनको बोलते हैं नेशनल पार्टीज। इन पार्टीज के कई यूनिट्स स्टेट्स में फैले होते हैं। काफ़ी सारे स्टेट में, एक नहीं काफ़ी सारे स्टेट्स में फैले हुए होते हैं, तो तब इनको बोला जाता है नेशनल पार्टीज। मैंने आपको क्या बोला? हर एक पार्टी को ज़रूरी है कि वो इलेक्शन कमीशन के साथ क्या हो जाए? रजिस्टर हो जाए। अगर वो रजिस्टर नहीं होती है तो दे आर नॉट पॉलिटिकल पार्टीज। अब बोला जाता है कि इलेक्शन कमीशन ट्रीट्स ऑल द पार्टीज इक्वली, लेकिन भाई ये सिर्फ पेपर पे होता है, ये ओरिजिनली नहीं होता है, ये पेपर पे होता है। कैसे पेपर पे होता है? आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफर सम स्पेशल फैसिलिटीज, कुछ स्पेशल फैसिलिटीज ऑफर करते हैं। किनको? लार्ज पार्टीज, एस्टैब्लिश पार्टीज, जो बहुत जानी मानी पार्टीज है ना, उनको फेवर करता है या फिर फेवर नहीं करता है, वो कुछ फैसिलिटीज देते हैं। ओके, अब उसमें एक फैसिलिटी आ जाती है यूनिक सिंबल। इन बड़ी बड़ी पार्टीज को कुछ यूनिक सिंबल्स दिए जाते हैं। यूनिक सिंबल्स जो सिर्फ ऑफिशियली यूज किए जाते हैं ऑफिशियल कैंडिडेट्स के द्वारा उस पार्टी के। ओके, अभी देखते हैं रिकॉग्नाइज पार्टी होने के लिए क्या करना पड़ता है। रिकॉग्नाइज स्टेट पार्टी होने के लिए क्या करना पड़ता है, रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टी होने के लिए क्या करना पड़ता है। पहले एक रिकॉग्नाइज स्टेट पार्टी होने के लिए अपने को चाहिए एटलीस्ट 6% वोट्स, एटलीस्ट 6% वोट्स ऑफ द टोटल वोट्स। कहाँ के इलेक्शन में? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में हमको एटलीस्ट 6% वोट्स चाहिए टोटल वोट्स का, ठीक है, और एटलीस्ट 2 सीट्स चाहिए। अगर ये मिल गई तो आप एक रिकॉग्नाइज स्टेट पार्टी हो। ओके, अंडरस्टूड? ओनली 2 पॉइंट्स, एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड 2 सीट्स। अभी नेशनल रिकॉग्नाइज पार्टी होने के लिए क्या करना पड़ता है? एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन व्हाट? इन
लोकसभा। आपको डिफरेंस पता चल रहा है? स्टेट पार्टी में कहाँ पे चाहिए हमको वोट? हमको चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। और यहाँ नेशनल पार्टी होने के लिए कहाँ पे चाहिए हमको वोट्स? लोकसभा में। दोनों यहाँ पे 6% है, लेकिन एक में है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड एक में है लोकसभा। ओके, नेक्स्ट, वहां पे चाहिए था 2 सीट्स, यहाँ पे चाहिए 4 सीट्स। ओके, तो नेशनल पार्टी रिकग्नाइज हो जाएगी, इट विल बी अ रिकग्नाइज नेशनल पार्टी अगर उनके पास 6% ऑफ टोटल वोट्स है लोकसभा इलेक्शंस में एंड 4 सीट्स है लोकसभा में, तो वो क्या बन जाएंगी? रिकग्नाइज नेशनल पार्टी। ओके, मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक। पूरे कंट्री में अकॉर्डिंग टू आवर 2016 डेटा, जो डेटा निकला था, तो उसमें 6 रिकग्नाइज नेशनल पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज है अपनी कंट्री में। कौन सी है देखते हैं। पूरी कंट्री में जो पार्टीज बहुत ज़्यादा जानी जाती है, बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा काम कर चुकी हैं, काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, काफ़ी सारे ब्रांचेस हैं उनके, काफ़ी सारे यूनिट्स हैं उनके, काफ़ी सारे मेंबर्स हैं, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं, जो पूरी कंट्री में रूल कर रही है, वो पार्टीज हम अभी पढ़ेंगे। वो 6 पार्टीज हैं जो बहुत ज़्यादा जानी जाती है। देखते हैं। सबसे पहले आ गई INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। कौन है? सबको पता होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन है, कौन है इसके लीडर्स, कौन है इसके मेंबर्स। बहुत सालों से जानी जाती है, सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, सबसे पुरानी पार्टी है दुनिया में। काफ़ी सारी पार्टीज में से ये सबसे पुरानी पार्टी है, पॉपुलरली नोन एज कांग्रेस पार्टी। कब बनी थी? 1885 में। कब बनी? 1885 में। आप लोग जानते होंगे जवाहरलाल नेहरू, देन कमिंग टू इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाघेरा, ये सारे लोग आ गए। ये सारे कौन सी पार्टी चला रहे हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस चला रहे हैं। पीढ़ी 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 इंडियन नेशनल कांग्रेस को चला रही है। ओके, ये पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट रोल प्ले किया अपने इंडियन नेशनल पॉलिटिक्स में, नेशनल लेवल पे भी एंड स्टेट लेवल पे भी। काफ़ी सालों तक ये पार्टी चलती रही आफ्टर इंडिपेंडेंस। ओके, नेक्स्ट पार्टी कौन सी आती है? नेक्स्ट पार्टी आ जाती है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। कौन नहीं जानता? मोदी गवर्नमेंट जानते हो ना? सब लोग जानते हैं मोदी गवर्नमेंट क्या है, बीजेपी क्या काम करती है, सब लोग जानते हैं। अभी नेक्स्ट चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, जो आप ये सारे देख रहे हो, ये सारी पार्टीज के बारे में जो आपको मैं बता रही हूँ, सबसे मेन चीज़ है इनमें ये सिंबल्स। क्वेश्चन पेपर्स में आपको सिंबल डाल देंगे एंड दे विल आस्क विच पार्टी सिंबल इज दिस। सिंबल्स याद रखिएगा। अभी फाउंडेड इन 1980। कब बनी? 1980 में। बनी नहीं बच्चों, जो सब ये पहले से ये पार्टी है, काफ़ी सालों पहले से ये पार्टी है, लेकिन वो जानी जाती थी भारतीय जनसंघ के नाम से। बाद में 1980 में इसका नाम बन गया भारतीय जनता पार्टी। ओके, ये किस में बिलीव रखती है? सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? कल्चरल नेशनलिज्म। कल्चरल नेशनलिज्म यानी या फिर हिंदुत्व। किस में बिलीव रखती है? हिंदुत्व में बिलीव रखती है। अभी इनका मोटिव्स क्या है? दे वांट्स फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ JNK। उनको JNK को अपने में समा लेना था इंडिया में, जो उन्होंने कर दिया भाई। ऐसे होना चाहिए, अगर कुछ ठान लो तो वो करके दिखाना चाहिए। तो बीजेपी जैसे ही पावर में आ गई, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। उन्होंने JNK को अपने साथ जुड़ा लिया, अपना पार्ट बना लिया, पॉलिटिकली एंड टेरिटोरियल यूनिट्स के साथ पूरा का पूरा JNK अपने पास आ गया। ठीक है, नाउ इट इज पार्ट ऑफ इंडिया। अभी पूरे कंट्री में यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना था। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उनको बैन ऑन रिलीजियस कन्वर्सेशंस करना था। ठीक है, ये चाहते थे कि जो पहले के ज़माने में होता था कि आप इस कास्ट में नहीं आना चाहते, आप इस रिलीजन में बिलोंग नहीं करते हो, ये बहुत नीचे वाला रिलीजन है, सो यू विल हैव टू कन्वर्ट योर रिलीजन। तो ये नहीं चाहते, ये बोलते हैं कि आपको अपने ही रिलीजन में एंजॉय करना सीखना चाहिए। तो ये बोलते हैं कि रिलीजन कन्वर्जन्स हमको बैन करना है, जो काफ़ी हद तक इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें कर दी है, लेकिन अभी उनको और आगे बढ़ना है। ठीक है, अभी आ जाते हैं अपने तीसरे पॉलिटिकल पार्टी पे। कौन सी है तीसरी पॉलिटिकल पार्टी? वो आ जाती है बहुजन समाज पार्टी। कौन सी? बहुजन समाज पार्टी, BSP। कब बनी? 1984 में बनी। किसके लीडरशिप के अंडर? काशीराम फाउंडेड दिस पार्टी इन 1984। ये किनको रिप्रेजेंट करते हैं? दलित्स को, आदिवासीज को, OBCs एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को। ये किनके लिए खड़े हो जाते हैं? दलित्स एंड ऑपरेस्ड क्लास पीपल्स के लिए। ये उनके लिए काफ़ी सारा काम करना चाहते हैं, वो उनके भलाई के लिए सोचते हैं। ठीक है, इनका प्रेजेंस कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली एंड पंजाब, यहाँ पे इनका ज़्यादा प्रेजेंस है।
ओके, नेक्स्ट पार्टी पे आ जाते हैं, आते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया डैश मार्क्सिस्ट, याद रखिएगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया डैश मार्क्सिस्ट, CPIM। ये पार्टी के बारे में कुछ तो इंटरेस्टिंग है, देखिए कैसे। ये बनी 1964 में। ये किस में बिलीव रखती है? मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म में। अब ये मैं आपको ज़्यादा बता नहीं सकती इसके बारे में, लेकिन मार्क्सिस्ट कार्ल मार्क्स के आइडिया पे एंड लेनिन के आइडियाज़ पे इनको काफ़ी ज़्यादा बिलीव्स है। तो इन दोनों के आइडियाज़ के ऊपर ये ज़्यादा बिलीव रख के आगे बढ़ती है, ठीक है। अभी ये किन किन चीज़ों को सपोर्ट करती है? सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड अपोजेस इम्पीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म, ठीक है। ये सारी चीज़ों को ये सपोर्ट करती है। डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को बहुत यूजफुल तरीके से समझती है, कहती है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ वेरी हैंडफुल फॉर सिक्योरिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस इन इंडिया। काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। ये ज़्यादा अपने को कहाँ मिलेगी? वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड केरला में, ओके। अब इंटरेस्टिंग क्या है? आप सोचेंगे इंटरेस्टिंग क्या है? इंटरेस्टिंग, कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दिख रहा है कि कुछ सिमिलर दिख रहा है? इधर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, इधर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, और कुछ सिंबल में भी गड़बड़ नहीं लग रहा? कुछ तो दिख रहा है क्या सिंबल? देखो सिंबल सेम दिख रहा है, क्यों? अरे भाई एक ही पार्टी थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सबसे पहली पार्टी थी, ये बनी थी 1925 में, वेरएस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट बनी थी 1964 में। दिख रहा है फर्क? ओके, ये दोनों भी पार्टीज मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म में बिलीव रखते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी में भी बिलीव रखती है। किन के लिए ज़्यादा काम करते हैं? वर्किंग क्लास, फार्मर्स एंड पुअर पीपल के लिए ज़्यादा काम करते हैं। इनका प्रेजेंस कहाँ कहाँ है? केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ओके, समझा? चलो आगे। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी आ गई हमारी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी विच इज़ आवर लास्ट पार्टी। अब ये भी कुछ अलग नहीं है। ये आप सोच रहे होंगे इसमें भी कांग्रेस है, स्टार्टिंग के अपना फर्स्ट जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसमें भी कांग्रेस था। गलत नहीं सोच रहे हो, सही सोच रहे हो। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द फर्स्ट पार्टी। ये स्प्लिट हो गई एंड देन बन गया नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। क्या हो गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट हो गई और बन गई नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। दो भाग बन गए इनके। कब स्प्लिट हुई? 1999 में स्प्लिट हो गई। ये क्या सपोर्ट करती है? डेमोक्रेसी सपोर्ट करती है, गांधी एंड सेकुलरिज्म में बिलीव रखती है, इक्विटी में बिलीव रखती है, सब लोग इक्वल है, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म में बिलीव रखती है। कहाँ पे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा इसका जो प्रेजेंस है वो महाराष्ट्र में है। मेजर पार्ट इज बीन कवर्ड इन महाराष्ट्र। सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इसका मेघालय, मणिपुर एंड आसाम में भी है। ओके, सिंबल्स याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज स्टेट पार्टीज। अब पढ़ लिया नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, स्टेट पार्टीज पढ़ लेते हैं। अभी जो हमने 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज पढ़े उनको छोड़ के बाकी सब जो पार्टीज है वो आ जाती है स्टेट पार्टीज में। जो बड़ी बड़ी पार्टीज है सब, यानी सारी छोटी छोटी बहुत छोटे छोटे से ऐसे नहीं, जो मेजर पार्टीज है, बड़ी बड़ी पार्टीज है, इन 6 को छोड़ के वो सारी आ जाती है स्टेट पार्टीज में। ओके, इनको कॉमनली रीजनल पार्टीज भी बोला जाता है। ये इनके शायद एक स्टेट में या 2 स्टेट में ऐसे कुछ कुछ जगह पे बस यूनिट्स होते हैं। काफ़ी पिछले 3 डिकेड से अपना जो पार्लियामेंट है वो काफ़ी डाइवर्स हो रहा है इन स्टेट पार्टीज़ की वजह से, क्योंकि काफ़ी सारी पार्टीज़ आगे आ रही है, पॉलिटिकल पार्टीज़ बन रही है, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, नंबर बढ़ रहा है, तो विच इज़ वेरी डाइवर्सिफाइंग, जो अपने को अलग अलग आइडियाज़ दे रही है, अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, विच इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ स्टेट पार्टीज। ओके, ये आपको ये जो मैप दिख रहा है आपके बुक में भी ऑन पेज नंबर 82 देयर इज़ अ मैप। तो ये मैप आपको जो दिख रहा है ये स्टेट पार्टीज़ के ऊपर है, हर स्टेट में कौन सी पार्टीज़ चल रही है एंड क्या होता है, कितने पार्टीज़ है, कैसे चल रही है, वो भी सारी चीज़ें इसमें दी गई है। ठीक है, आप एक बार अपने बुक में का मैप देख लीजिए। नेक्स्ट, अब हम पढ़ रहे हैं चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन पढ़ लिए, इंपॉर्टेंस पढ़ लिए, वो हमको क्यों ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ें होती है, वो सब पढ़ ली। लेकिन उनमें कुछ चैलेंजेस भी होते हैं बच्चों। क्या चैलेंजेस होते हैं? पहला चैलेंज है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। पार्टीज़ के अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं है। कैसे नहीं है? कि अगर कुछ लीडर्स है, अगर कुछ मेंबर्स है, कैंडिडेट्स है, वो क्या करते हैं, वो अपने अपने में बिजी हो जाते हैं, दूसरे मेंबर्स को पता ही नहीं है कि इनमें चल क्या रहा है। काफ़ी बार एक ही लीडर डिसीजंस ले लेता है तो बाकियों को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। काफ़ी बार एक ही लीडर
उसको लग रहा है कि आपको जो क्रिमिनल्स है, काफ़ी सारे क्रिमिनल्स इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो क्रिमिनल्स हैं वो इनको फंडिंग देते हैं, इनको पैसे देते हैं, तो उसके बेसिस पे इनको लग रहा है कि ये आगे जाएंगे, बढ़ जाएंगे, इनके सीट्स बढ़ेंगी, इनको पावर मिलेगा। तो जब इनको ऐसे लगता है तो दे गिव अ टिकट टू देम ऑल्सो, टू दैट क्रिमिनल ऑल्सो, बट द अदर पार्टी मेंबर्स डोंट नो ऑल दोज थिंग्स। सो इंटरनल डेमोक्रेसी बहुत लैक करती है। ये अगर कम है, काफ़ी बार बस एक ही लीडर आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, बाकी के जो पीछे के जो मेंबर्स हैं उनको भी आगे आने का मौका नहीं मिल रहा है। इनमें खुद ही इलेक्शंस नहीं हो रहा है, इनमें भी इलेक्शंस, इंटरनल इलेक्शंस होना चाहिए कि ताकि इनको भी मौका मिले आगे आने का, इनको भी कुछ चीज़ों में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। ठीक है, तो पहला क्या है? लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। सेकेंड, डायनास्टिक सक्सेशन। अभी इसमें क्या होता है, अभी आप एग्जाम्पल ही ले लो अपना गांधीयन फैमिली का। गांधीयन फैमिली, सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, देन इंदिरा गांधी, देन राजीव गांधी, देन सोनिया गांधी, देन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये सब एक के बाद एक जनरेशन टू जनरेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस पे रूल कर रहे हैं ही बोलेंगे हम, ऐसे नहीं बोले, मैं नहीं बोलूँगी कि मैं गलत बोल रही हूँ, ये रूल ही कर रहे हैं, किसी और को चांस नहीं दे रहे हैं भाई, सबको चांस मिलना चाहिए। डायनेस्टिक सक्सेशन है कि अगर मैं अभी पावर में थी तो मेरे जगह पे कोई और को बिठाने से अच्छा मैं अपने ही फैमिली मेंबर को क्यों ना बिठा दूं, तो मेरे चाचा के बेटे को बिठाऊंगी या फिर किसी मेरे फैमिली के किसी भी मेंबर को बिठा दूंगी, लेकिन आगे मैं दूसरे को किसी को नहीं बिठाऊंगी। ओके, तो ये हो गया डायनेस्टिक सक्सेशन। थर्ड, ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पार्टी स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शंस। मैंने जो आपको कॉर्पोरेट जायंट्स के बारे में बताया, कॉर्पोरेट जायंट्स आर नथिंग बट क्रिमिनल्स इटसेल्फ, तो वो लोग भी पार्टीज इलेक्शंस के टाइम पे पार्टीज को काफ़ी ज़्यादा फंडिंग देते हैं। क्यों फंडिंग देते हैं? देखिए, जब जो पार्टी को वो फंड कर रहे हैं वो पार्टी अगर जीत गई तो क्या होगा? तो इनको फायदा होगा, कॉर्पोरेट जायंट्स को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा कि अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाती है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो हमने फंडिंग किया है तो दे विल सेव अस। अगर मेरे खिलाफ कोई केस पेंडिंग है या फिर मेरे खिलाफ कोई केस रजिस्टर होने वाला है तो वही रफा दफा हो जाएगा, तो मेरे अगेंस्ट कुछ कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरा दोस्त कौन होगा? मैं किसके लिए काम करूँगा? एक मिनिस्टर के लिए काम करूँगा, तो मेरे अगेंस्ट कोई नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इलेक्शन के टाइम पे होती जाती है, तो ये नहीं होनी चाहिए, विच इज़ रॉन्ग। तो ये चैलेंजेस है। फोर्थ चैलेंज, लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइसेस टू वोटर्स। जो वोटर्स है उनको काफ़ी कम चॉइस मिलता है, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो हर पार्टीज का अपना अपना मोटिव है, ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन काफ़ी सिमिलर मोटिव है। हर पार्टी एक ही जैसा काम कर रही है, कुछ अलग नहीं कर रही है, तो लोगों को लगेगा ना कि सब तो सेम कर रहे हैं, अब हम चूज किसको करें? कुछ तो अलग करो भाई, कुछ तो अलग करो। अब हमने क्या किया? अब मैं अभी का एग्जाम्पल ले लेती हूँ। बीजेपी गवर्नमेंट आई, बीजेपी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे चेंजेस करवाए। फर्स्ट बार जब वो बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आई, अभी 2013-14 के टाइम पे जब बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आई, तब उन्होंने इतनी सारी चेंजेस किए, इतने सारी चीज़ें किए कि हम लोगों को उनको वापस पावर में लाना ही पड़ा। हमको लगा कि भाई अभी तो और भी ज़्यादा इनसे अपने एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए हैं, ये और सारी चीज़ें कर सकते हैं, इसलिए हमने इनको पावर में लाया। ओके, यू गॉट इट? और उन्होंने किया। आपने स्टार्टिंग में तो सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे कि ये मोदी जी क्या कर रहे हैं, ये क्यों घूम रहे हैं, ये अपना पैसा कहाँ पे लगा रहे हैं, ये इतने देशों देश घूम रहे हैं, देश को छोड़ा है अपने इंडिया को ऐसे ही अकेले, और ये घूम रहे हैं अपना मस्त मजा करके आ रहे हैं। लेकिन क्या किसी ने सोचा कि वो क्या कर रहे थे? वो पूरी कंट्रीज को वर्ल्ड के हर कोने में जाके इंडिया के लिए मना रहे थे, वो इंडिया के लिए अपने एस्पेक्ट्स रख रहे थे, कुछ चीज़ें कर रहे थे इंडिया के लिए, और आज सब देख रहे हैं कि इंडिया को कितना फ़ायदा हुआ है इन सारी चीज़ों का। ओके, तो ऐसे मीनिंगफुल चॉइसेस काफ़ी कम मिलते हैं आजकल। तो सारी पार्टीज एक जैसा सब प्रोसेसेस कर रही है, एक जैसा बिहेव कर रही है, तो इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, लोगों को काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट, लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइसेस टू वोटर्स। अब आ जाते हैं हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म। अब चैलेंजेस हो गया, इतने सारे चैलेंजेस हैं, है ना, पॉलिटिकल पार्टीज़ में इतनी सारी चीज़ें होती है, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, तो इन सबको मिटाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो अभी क्या किया? सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा होता है, अगर आपको लग रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में डालना भाई ज़रूरी है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की कोई चीज़ को, किसी आर्टिकल को वायलेट करते हैं तो उसके काफ़ी गलत, काफ़ी अजीब से कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और अगर हमको वो फेस करने पड़े तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि हम वो
आर्टिकल्स को या किसी सेक्शन को या किसी पॉइंट को वायलेट ना करे। तो इसी बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बनाए जाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बनाया गया था, क्या बनाया था, किस चीज़ के लिए बनाया था? टू प्रिवेंट द इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपीज फ्रॉम चेंजिंग द पार्टीज। काफ़ी बार क्या होता है कि अगर एक पार्टी से एक एमएलए जीत गया है तो वो पार्टी चेंज कर लेता है। क्या करता है? पार्टी चेंज कर लेता है। भाई तो हमारे पार्टी से जीता है ना, तो चेंज क्यों कर रहा है? एक ही जगह पे लॉयलिटी बना के रख अपना। तू अगर हमारे पार्टी के साथ लॉयल रहेगा तो तू और आगे जाएगा, लेकिन अगर तू ऐसे यहाँ से कूद के वहाँ जा रहा है, गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, तो अच्छा नहीं होगा। ओके, तो ये इसलिए एमपीज और एमएलएज को प्रिवेंट किया था। उनको कहा था कि यू कांट चेंज पॉलिटिकल पार्टीज, यू कांट चेंज पार्टीज व्हेन यू आर बीन इलेक्टेड। अगर आपको चेंज करना है तो पहले ही चेंज कर लो, ठीक है। नेक्स्ट, रिड्यूस इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स। जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया, काफ़ी ज़्यादा कॉर्पोरेट जायंट्स आपको फंडिंग करते रहेंगे, आपको पैसा आता रहेगा, लेकिन उतना ही वो पॉलिटिक्स में आते रहेंगे। वो आपसे कुछ भी करवाएंगे, आपसे टिकट ले लेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें लेंगे। तो इसी के लिए क्या कर दिया? मैंडेटरी कर दिया। क्या मैंडेटरी किया? कि हर एक कंटेस्टेंट, हर एक कैंडिडेट जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला है, उनको एक एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा। एफिडेविट होता क्या है? एफिडेविट इज अ डॉक्यूमेंट साइंड बाय द पर्सन हु इज बीन कंटेस्टिंग और टेकिंग पार्ट इन द इलेक्शन। उसमें क्या चीज़ होती है लिखी हुई? वो अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसमें लिख देते हैं, अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपने क्रिमिनल केसेस उनके अगेंस्ट कितने पेंडिंग है, ये सारे डिटेल्स उसमें उनको लिखना पड़ता है। और वो बाद में इन सब चीज़ों से नहीं मुकर सकते, क्योंकि उनको उसको साइन करना पड़ता है इन फ्रंट ऑफ एन ऑफिसर, और वो उसको सबमिट कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। थर्ड आ जाता है ऑर्डर पास बाय इलेक्शन कमीशन। क्या ऑर्डर पास किया? कि हर पार्टी को अपने अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस करने पड़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस मतलब अपनी पार्टी के अंदर इलेक्शंस करवाओ कि कौन अभी आगे पार्टिसिपेट करेगा, कौन कैंडिडेट बनेगा, किसको क्या लगता है, ये सारी चीज़ें उनसे पूछो। उनसे पूछे बगैर ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, अदरवाइज देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। अभी इनकम टैक्स रिटर्न भी उनको फाइल करना मैंडेटरी किया था। क्या किया? इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी। इलेक्शंस के टाइम पे भर भर के इनके पास पैसा कैसे आ जाता है, ये चीज़ें उनको देखनी थी। किसको देखनी थी? इलेक्शन कमीशन को देखनी है। तो ये इस चीज़ की वजह से पता चल जाता है कि भाई इनके पास काला धन कितना है, इलेक्शन कमीशन में कहाँ से पैसा आता है इलेक्शंस के टाइम पे। तो इलेक्शन कमीशन ये ढूंढता है कि इलेक्शन कमीशन ये सारी चीज़ें देखता है कि कितनी मीटिंग्स हो रही है, कितने इलेक्शंस हो रहे हैं पार्टी में इंटरनली। सारी चीज़ें जब पता चलेंगी तो सब ब्लैक मनी बाहर आएगा। ओके, नेक्स्ट, अभी अदर सजेशंस, हम और क्या सजेशंस दे सकते हैं? अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ये हो गया। टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स अबाउट 1/3 टू वुमेन कैंडिडेट्स। टिकट्स का तो अपने को नहीं पता, टिकट्स है नहीं है, लेकिन ये काफ़ी चीज़ों पे मैंडेटरी किया है कि हर जगह में वुमेन कैंडिडेट को 1/3 सीट्स या फिर 1/3 पार्ट, ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। कितना कुछ भी हो जाए, 1/3 तो वुमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड होना चाहिए। नेक्स्ट, देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। अगर स्टेट ही फंड कर दे आपको इलेक्शन के टाइम पे, स्टेट ही थोड़ा आगे आके आपके इसमें फंडिंग्स कर दे, तो क्या ज़रूरत पड़ेगी आपको कॉर्पोरेट जायंट्स के पास जाने की? क्या ज़रूरत पड़ेगी क्रिमिनल्स को आपके पास आने की? नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी पैसा होगा। आप क्यों लोगे दूसरों से पैसा? हाँ, कुछ अगर पॉलिटिकल पार्टीज होंगी विच बिलीव्स इन ब्लैक मनी, तो फिर कुछ नहीं कर सकते बाबा। तो स्टेट फंडिंग होनी चाहिए इलेक्शन के टाइम पे, ताकि ये भी पता चले कि बाहर से पैसा कैसे आ रहा है, बाहर से कौन दे रहा है। अभी हमने स्टेट ने तो फंड कर दिया, लेकिन बाहर से और अगर कोई दे रहा है तो फटाक से पता चल जाएगा कि ये कहीं से तो पैसा ला रहे हैं भाई, इनके पास काफ़ी सारा ब्लैक मनी रखा है, ठीक है। तो यहीं पे अपना चैप्टर फिनिश हो रहा है बच्चों। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, है ना? अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा है तो फटाक से लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो, ताकि आपको हमारे सारे आगे के वीडियोज़ मिले। ऐसे ही एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो अभी ये सब तो पढ़ा दिया, मैं आ जाती हूँ लास्ट चीज़ पे कि मैंने कुछ प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस निकाले हैं क्वेश्चन पेपर्स से, तो वो देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 5 फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के 5 फंक्शंस बताने, 5 मार्क्स के लिए आया था 2014 में। फंक्शंस मैंने आपको पार्ट 1 में पढ़ा दी है, वो फंक्शंस आप एक बार रीड कर लीजिए, या फिर अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई, आपको समझ में आया है, तो आप कर पाओगे, ठीक है। अभी व्हाट इज मेंट बाय नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, ये अभी हमने किया। स्टेट द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू बी अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। कौन से 2 कंडीशंस है? पहला कंडीशन, एटलीस्ट 6% ऑफ वोट्स ऑफ द टोटल वोट्स इन द लोकसभा इलेक्शंस, ये हो गया पहला रिक्वायरमेंट। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है? एटलीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा। हो गए 2, मिल गए 2 मार्क्स।
1 मार्क कहाँ गया? नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज का मीनिंग बता दो, ठीक है? दोज पार्टीज विच आर पॉपुलर और विच आर स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री आर नोन एज नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज एंड दे हैव देयर यूनिट्स इन वेरियस स्टेट्स। ओके, तो यहाँ पे आपके 3 मार्क्स सिक्योर कर लोगे। फंक्शंस अगर आपको 5, अगर आपने उसके की पॉइंट्स भी याद रख लिए तो 5 मार्क्स यू विल गेट देयर। लास्ट आ जाता है नेम द 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हमने किए, कौन से थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बीएसपी विच इज बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ठीक है, ये हमने कर लिए। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दिया है ना, थोड़ा सा। लेकिन आपको ये भी आ जाएगा अगर आप ध्यान से सोचोगे कि हमने क्या पढ़ा था। सबसे पुरानी पार्टी कौन सी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस। कब बनी थी ये ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, डेट्स ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स। सबसे पुरानी कौन सी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद कौन सी बनी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। फिर बनी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ठीक है? उसके बाद बनी भारतीय जनता पार्टी, देन आई बहुजन समाज पार्टी और लास्ट में कौन सी बनी? नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ठीक है, आप बस इतना याद रख लो, आपको मिल जाएंगे 3 मार्क्स। 2 पार्टी के लिए 1 मार्क यहाँ पे दिया हुआ है, तो यू विल सिक्योर योर 11 मार्क्स हुए। ओके, थैंक यू सो मच। जल्दी से आएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक तैयारी करते रहो, पढ़ाई करते रहो। एग्जाम्स आ गए, एग्जाम की डेट शीट आ गई है, शेड्यूल आ गया है, तो थोड़ा सा स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर दो। 10th है, थोड़ा सा स्ट्रेस लोगे तो मार्क्स भी उतने ही अच्छे आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट एंड प्रेस दैट बेल आइकन इन दैट